हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेमेस्टर थर्ड के सब्जेक्ट इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड की, जिसमें हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप इस सिंगल वीडियो को देख जाते हो तो आपका एग्जाम काफी अच्छा जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। आप चाहे डीयू के बच्चे हो, चाहे सोल के हो, चाहे एनसीवेब के हो, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स तो कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक 1, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, ठीक है, जो पहला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है भाई, आपका एफआईआर को लेकर है। क्या एफआईआर को लेकर, क्या मतलब होता है एफआईआर का? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? तो पहला क्वेश्चन आपका यही आता है। देखो, अगर मैं एफआईआर की बात करूं, आराम से पता चल रहा है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि ऐसी रिपोर्ट जो पुलिस को दी जाती है, ठीक है, जिसको पुलिस क्या करती है, रिकॉर्ड करती है। तो फर्स्ट रिपोर्ट रिकॉर्डेड बाय द पुलिस किस चीज को रिकॉर्ड करेगी? जब कोई क्या करेगा भाई, कंप्लेंट करेगा। क्या करेगा? कंप्लेंट करेगा किसी क्राइम को लेकर। कोई क्राइम हो गया, कुछ इंसिडेंट हो गया, तो उसको लेकर क्या है, पुलिस के पास आप जाते हो, उसको क्या करते हो, इंसिडेंट के बारे में बताते हो, तो पुलिस क्या करता है, उस इंसिडेंट के बारे में लिखते हैं। यही क्या होती है, एफआईआर होती है। तो फर्स्ट रिपोर्ट रिकॉर्डेड बाय द पुलिस व्हेन समवन कंप्लेन्स अबाउट अ क्राइम। समझ आ गया? अब जब एफआईआर की बात आती है, तो उसके अंदर बहुत सारी बेसिक डिटेल्स इंक्लूड होती है, जैसे कि भाई डेट, टाइम, प्लेस, कहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है, और डिटेल्स ऑफ एक्यूज, मतलब कि जो उस इंसिडेंट में शामिल है, अगर पता है तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर मेंशन होती है। और ये पहला स्टेप है जहाँ पर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। समझ आ गया? ये तो भाई आगे एफआईआर होता क्या है। लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग एन एफआईआर, कि भाई एफआईआर को फाइल करने का प्रोसेस क्या होता है। वो सिंपल है, आपको पहले ये लिख देना है, ध्यान रखना है प्रोसेस के अंदर। बाकी जो डिटेल्स है, अब वो डिटेल्स कौन कौन सी होनी चाहिए वो भी आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाना होता है, फिर पुलिस को बताना होता है कि हुआ क्या है। देन पुलिस उसको भाई लिखेगी और आपको फिर से पढ़कर बताएगी कि भाई कोई मिस्टेक उसके अंदर है या नहीं है, वो आपको देख लेना है। उसके बाद आप उसको चेक करोगे डिटेल्स को और फिर साइन कर दोगे। उसके बाद एक कॉपी पुलिस अपने पास रख देती है और एक कॉपी आपको उसकी मिल जाती है, ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी। और यहाँ इसके बाद जो पुलिस है वो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट कर देती है केस के लिए। अब एक एफआईआर के अंदर जो है कौन कौन से डिटेल्स या आइटम्स इंक्लूड होने ही चाहिए, इसके बिना बात बनेगी ही नहीं। वो कौन कौन से, देखो, सबसे पहला भाई पर्सनल डिटेल्स, किसकी जो कंप्लेंट कर रहा है, जैसे उसका नेम होना चाहिए, फादर नेम होना चाहिए, है ना। अगर मान लो कोई लड़की है, अगर उसकी शादी हो रखी तो उसके हस्बैंड का नेम होना चाहिए, एड्रेस हो गया और फोन नंबर। समझ आ रहा है भाई, ध्यान रखना है। उसके बाद प्लेस ऑफ ऑक्यूरेंस, इसका मतलब क्या, वो इंसिडेंट कहाँ पर हुआ है, वेयर द इंसिडेंट हैपेंड। तो इसमें क्या लिखोगे आप कि डिस्टेंस फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, मतलब कि जहाँ पर इंसिडेंट हुआ है उसका डिस्टेंस कितना है पुलिस स्टेशन से। डायरेक्शन, वही पुलिस स्टेशन से डायरेक्शन क्या है वहाँ की। उसके बाद डेट एंड टाइम लिखना होता है ऑफ इंसिडेंट का, कि भाई वो किस डेट को हुआ है, कौन से टाइम पर वो हुआ है। उसके बाद आपको ऑफेंस डिटेल देनी होती है कि भाई किस प्रकार का ऑफेंस हुआ है, किस प्रकार का इंसिडेंट हुआ है, यानी कि नेचर ऑफ ऑफेंस बताना पड़ता है, चाहे चोरी हुई है, मर्डर हुआ है, रेप हुआ, एक्सेट्रा, ठीक है। और डिटेल्स ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी इफ एनी, है ना भाई। अगर मतलब कि प्रॉपर्टी वगैरह का कुछ स्टोलन है, कुछ भी एसेट्स वगैरह आपके क्या हुए हैं, चोरी हुए हैं, तो उसकी डिटेल्स आपको बतानी होती है। कहने का मतलब है नेचर बताना है ऑफेंस का। समझ आ गया? उसके बाद डिस्क्रिप्शन देना है किसका, एक्यूज्ड का, अगर आपको पता है तो, है ना। इफ नोन, अगर पता है तो उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको देना पड़ेगा। आगे चले, उसके बाद विटनेस की डिटेल आपको देनी पड़ेगी कि भाई जब इंसिडेंट हुआ था तो उस टाइम पे कोई लोग थे जो देख रहे थे, किसी को पूरा पता ही नहीं, पता मामला क्या है, यानी कि गवाह की बात यहाँ पर बेसिकली हो रही है। तो नेम्स और इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल हु सो द इंसिडेंट। समझ आ गया? तो डिटेल्स ऑफ विटनेस भी दे सकते हैं, देना होता है। उसके बाद कंप्लेंट डिटेल्स देनी होती है, जैसे कि ब्रीफ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट हैपेंड, ठीक है भाई। यानी जब कंप्लेंट आप करा रहे हो तो किस चीज़ के लिए कंप्लेंट करा रहे हो, तो उसके लिए बहुत ब्रीफ से आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है कि कंप्लेंट क्यों और किस बारे में हो रही है। क्योंकि हम पीछे बता चुके ऑफेंस क्या है, लेकिन यहाँ पर आपको कंप्लेंट की डिटेल बतानी पड़ेगी, आप कंप्लेंट क्यों करा रहे हो, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इसको जरूर ध्यान रखना कि आपके पास यू मस्ट मेक 2 कॉपीज ऑफ द एफआईआर एप्लीकेशन, जो कि एक आपको मिलेगी और एक पुलिस के पास रहती है फॉर रिकॉर्ड। समझ आ गया? मैंने पीछे बताया था आपको ये।
तो आप क्या करोगे भाई, मेरी बात सुनो ध्यान से, ऐसे ही आपको लिखना है। ये क्वेश्चन एक साथ आता है, एफआईआर का प्रोसेस और एफआईआर होता है क्या, एक साथ क्वेश्चन आता है ये। तो पहले आप ये लिखोगे, ठीक है, अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो। उसके बाद ये प्रोसेस लिखोगे, उसके बाद ऐसे हेडिंग डाल के फिर आप ये लिखोगे सारी चीजें, ठीक है, ध्यान रखना। और अब एफआईआर को फाइल करने का एक फॉर्मेट होता है, ये सब डिटेल्स हो गई कि भाई कैसे प्रोसेस होता है। अगर एफआईआर फाइल करनी है तो उसका प्रोसेस देखो ध्यान से। तो एप्लीकेंट नेम आ जाएगा, उसके बाद फादर हस्बैंड नेम आ जाएगा, कॉन्टैक्ट एड्रेस आ जाएगा, और कॉन्टैक्ट नंबर और डेट आ जाएगी। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, ठीक है, एफआईआर के अंदर। उसके बाद टू द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, उसके बाद उस पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है, ठीक है। तो कॉमन रहेगा टू द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज हो गया। अब कहाँ का वो इंचार्ज है वो आपको लिखना है इसके नीचे, उस पुलिस स्टेशन का नेम लिखना है। और सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है कि भाई एफआईआर किस चीज को लेकर है, किस कंप्लेंट को लेकर है, चाहे वो आपका डॉक्यूमेंट या फोन, ठीक है, जो भी है उसको, जो भी आपको ऑफेंस हुआ है उसके बारे में यहाँ पर आप बता सकते हो शॉर्ट में। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर करके फिर आपको स्टार्टिंग में ऐसे लिखना है, आई वुड लाइक टू ब्रिंग द फॉलोइंग फैक्ट्स टू योर काइंड नोटिस। इस लाइन को लिखकर आपको क्या करना है, वो सारी डिटेल बता देनी है जो हमने अभी डिस्कस करी है। जितने भी डिस्कस हमने करी है डिटेल्स, उसको आपको यहाँ पर लिख देना है ऐसे लेटर के फॉर्मेट में। पहले आप ये लिखोगे, देन टू द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, पुलिस स्टेशन का नाम, सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड सर, फिर ये लाइन, आई वुड लाइक टू ब्रिंग द फॉलोइंग फैक्ट्स टू योर काइंड नोटिस। देन आपको वो डिटेल्स फिल कर देनी है। उसके बाद जब डिटेल्स फिल कर दोगे आप सारी जगह पे, देन आपको लिखना है लास्ट में, आई सीक योर हेल्प एंड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रजिस्टर माई एफआईआर इन द सब्जेक्ट मैटर, यानी जो भी हुआ है उस मैटर में मेरी मदद करोगे, ठीक है, और मेरी एफआईआर को रजिस्टर कर लो। फॉर योर रेडी रेफरेंस आई एनक्लोज हेयर विद कॉपी ऑफ माई आईडी प्रूफ, यानी कि भाई आपके रेफरेंस के लिए मैं अपनी आईडी प्रूफ भी यहाँ पर एनक्लोज कर रहा हूँ उस एफआईआर के साथ, ठीक है। कई बार क्या होता है, एफआईआर हम खुद भी दे देते हैं और पुलिस भी रिकॉर्ड कर देती है, ठीक है। और इसी फॉर्मेट में क्या होता है, बेसिकली पुलिस भी एफआईआर लिखेगी, ठीक है भाई। पुलिस जब लिखेगी एफआईआर तो इसी बेसिस पे तो लिखती है। वो सेम ऐसे फॉर्मेट होता है कि उस जो कंप्लेंट कर रहा है उसने एफआईआर हमको लिखवाई है। और होप यू विल डू द नीडफुल फेवरेबली एट द अर्लीस्ट, मतलब कि आप जो भी करोगे मेरे फेवर में ही होगा, उसको जल्दी करोगे आप, ठीक है। उसके बाद थैंक्स एंड रिगार्ड्स आपको ऐसे कंप्लीट करना, लास्ट में योर सिंसियरली आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, देन आपको अपना नाम लिख देना है सिग्नेचर के नीचे। तो ये क्या होता है, सैंपल फॉर्मेट होता है किसका, एफआईआर का, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो भाई, आपसे कुछ भी पूछ लेगा, चाहे एफआईआर का पूछ ले, उसका प्रोसेस पूछ ले, या आपसे आपको कोई इंसिडेंट दे देगा और बोलेगा कि इसके लिए एफआईआर को क्या करो, फाइल करो, समझ रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। बोल देगा कि भाई आपका पर्स चोरी हो गया, इसके लिए एफआईआर फाइल करो पुलिस स्टेशन में। तो आपको यही फॉर्मेट ध्यान रखना है, अभी बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आगे चलो, आगे बात करते हैं, प्रिपेयर एन आरटीआई। आरटीआई का मतलब पता है ना आपको, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आगे थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में आपको, देन आरटीआई फाइल कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो प्रिपेयर एन आरटीआई एप्लीकेशन सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द सैनिटेशन ऑफ कॉलेज कैंटीन्स इन दिल्ली एनसीआर, ठीक है भाई। तो आपको एक आरटीआई एप्लीकेशन डालनी है, किस इन्फॉर्मेशन के लिए, कि भाई जो कॉलेज है ना वहाँ पर सैनिटेशन की व्यवस्था कैसी है, ठीक है। कॉलेज जो कैंटीन्स है वहाँ पर सैनिटेशन कैसा चल रहा है दिल्ली एनसीआर के कॉलेजेस में, ये चेक करने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर आप लिखोगे कि भाई सैनिटेशन वगैरह के लिए फंड आते हैं, क्या आते हैं भाई, फंड आते हैं, जिसके लिए कॉलेज की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, कि भाई उसको सैनिटेशन के लिए प्रॉपर काम करें, जिसके लिए जो फंड आ रहा है उसके लिए प्रॉपर वो यूज होए, ठीक है। समझ रहे हो तुम क्या कह रहा हूँ मैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। आप आरटीआई लगाता है कोई भी, जिसको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वही आपको ऐसी आरटीआई प्रिपेयर करनी जहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हो सैनिटेशन के रिगार्डिंग ऑफ कॉलेज कैंटीन, ठीक है, जितने भी दिल्ली एनसीआर के कॉलेज है। देखो पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता क्या है, आरटीआई होता क्या है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये नहीं लिखना है, जस्ट मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, आरटीआई डालने के लिए आता है, भाई आपको आरटीआई एप्लीकेशन डालनी है, तो आपको ये नहीं लिखना है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बताया ही, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो देखो भाई, जो आरटीआई है ना, इसका मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये एक एक्ट है जो कि पार्लियामेंट ने बनाया था, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 2005। तो 2005 में ये बनाया गया था, ध्यान रखना है। तो ये एक राइट देता है, क्या, इट गिव्स एवरी इंडियन सिटीजन राइट
टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, कि भाई तुम इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, तुम्हारा हक है, ये तुम्हारा राइट है। फॉर एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक अथॉरिटी, कोई पब्लिक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जहाँ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हो, आप आरटीआई लगा के ले सकते हो। समझ आ गया, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, ये जो अब आरटीआई है अपनी कौन सी वाली, यही। अब इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर आरटीआई डालेंगे। क्या करेंगे भाई, आरटीआई डालने वाले हैं। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? अब कुछ नहीं करना भाई, आपको जो बताने वाला हो ना उसको ध्यान रखना है। अब कोई भी आरटीआई आ जाए, क्या बोला मैंने, कोई भी आरटीआई आ जाए, बस आपको वो टॉपिक चेप देना है और आपका जो आरटीआई वो कंप्लीट हो जाएगी। क्या बोला मैंने, समझ रहे हो ना? बस आपको डिट्टो पेस्ट कर देना है, बस टॉपिक चेंज कर देना, आपकी आरटीआई कंप्लीट हो जाएगी, चाहे कोई सी भी आरटीआई आ जाए। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या, देखो, टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, भाई कॉलेजेस के लिए पूछा था मैंने, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिख दिया। अगर आपसे कोई डिपार्टमेंट के, आप कोई डिपार्टमेंट के लिए आरटीआई लगा रहे हो, कुछ और इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप उस डिपार्टमेंट का नाम लिख देना भाई, सिंपल सी बात है। उसके बाद दिल्ली 100 11 000 7, तो यहाँ पर उसका पिन कोड आपको लिख देना है। उसके बाद सर, अगर वो ऑफिसर मैडम है तो मैडम लिख देना, फीमेल है तो, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है आपको, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, तो आपको यही लाइन लिख देनी है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। और आपको जो एक्ट है मैंने पीछे बताया वो आपको ऐसा पूरी लाइन, ये लाइन चेंज नहीं होगी, ये लाइन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, इसको डिट्टो आपको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। आगे चले, उसके बाद आपको लगाना है आई, जितना भी रेड वाला मार्क है यहाँ पर, बस आपको अपनी डिटेल फिल करनी है और कुछ नहीं करना, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो आई, उसके बाद नेम अपना लिख देना है आपको, आप डॉटर हो सन हो, ठीक है, जिस अगर डॉटर हो सन हो तो आपको फादर का नेम लिख देना है ना। या अगर आप हस्बैंड नेम की बात करो तो यहाँ पर आपको लिख देना आई एम, ठीक है, नेम लिखने के बाद वाइफ लिख के अपने हस्बैंड का नाम लिख देना, वाइफ ऑफ करके, समझ रहे हो भाई। उसके बाद रेजिडेंट ऑफ अपना एड्रेस, देन मोबाइल नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर कर देना यहाँ पर। विश टू गेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, समझ आया भाई, पहला प्यारा कैसा चलेगा, आपको डिटेल ही फिल करनी है बेसिक वाली, और इसी फॉर्मेट में करनी है। उसके बाद आप क्या चाह रहे हो भाई, जो जो नीचे आपने लिखा है, दो क्वेश्चन है, आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए वो आरटीआई में आप लिखते हो, ध्यान रखना है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। तो भाई आप दो क्वेश्चन लिख लो चाहे तीन लिख लो, जैसे आपकी इच्छा है, अगर आप बना पा रहे हो तो। जैसे कि मैंने इसके रिगार्डिंग दो क्वेश्चन बना लिए हैं, ठीक है। जो आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो, क्वेश्चन तो लिखोगे ना, फिर रिप्लाई, जो आप आपने आरटीआई डाली तो उसका रिप्लाई भी आएगा, ध्यान रखना है। देखो, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है भाई, देखो नाम अपना लिख देना, ठीक है, कुछ भी आप लिखना चाहो। तो हाउ क्लीन आर द कॉलेज कैंटीन्स इन दिल्ली एनसीआर अकॉर्डिंग टू योर लेटेस्ट इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि आपने भी लेटेस्ट इंस्पेक्शन करा है कैंटीन्स के अंदर, तो कितने क्लीन है, कितने क्लीन है कॉलेज कैंटीन, ये आप मुझे बताओ, ये बंदा जानना चाह रहा है जिसने भी आरटीआई डाली है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये पूछ रही है कि हाउ ओपन डू यू चेक द सैनिटेशन एंड हाइजीन ऑफ दीज कैंटीन्स, यानी कि आप अक्सर कब चेक करते हो सैनिटेशन को, हाइजीन को कॉलेज कैंटीन्स में, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रही है, या चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि नेम मैंने वहाँ मेंशन नहीं करा तो इसलिए चाह रहा है या चाह रही, जो भी आप कहना चाहो। तो ऐसे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, तो पहला काम आपको क्या करना है, सब कुछ पेस्ट कर देना है अकॉर्डिंग। उसके बाद अपने हिसाब से कोई भी दो क्वेश्चन बना लेने हैं या तीन बना लेना क्वेश्चन में अपने हिसाब से, जिसके रिगार्डिंग तुमसे आरटीआई का क्वेश्चन आया है। मेरे पास सैनिटेशन के लिए आया था, मैंने क्वेश्चन बना दिए। अब जिस टॉपिक का तुम्हारा आरटीआई फिल करने के लिए आएगा, डालने के लिए आएगा, अपने अकॉर्डिंग बस दो क्वेश्चन बनाने हैं, बस इतनी मेहनत है तुम्हारी, ठीक है, और कुछ मेहनत नहीं है। आगे चलो, उसके बाद सब कुछ सेम, ठीक है। आई हेयर बाई स्टेट दैट आई हैव कंप्लीटेड ऑल फॉर्मेलिटीज एंड हैव पेड द रिक्वायर्ड आईटीआई फी ऑफ 10 रुपीज बाय कैश ड्राफ्ट पोस्टल ऑर्डर। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, ये डिट्टो ही चेपनी है, बस मेहनत आपकी यही थी, मैंने बता दिया ना। यहाँ तो बस आपको डिट्टो चेप देना है। तो यहाँ पर आपको पूरा ये लिख देना है कि भाई उसमें कुछ चेंज होता ही नहीं है। बस लास्ट में आप देख लेना कि रिक्वायर्ड आरटीआई फी 10 रुपीज बाय, अब आपको एक ही लिखना है यहाँ पर, चाहे कैश लिख लो, चाहे ड्राफ्ट लिख लो, चाहे पोस्टल ऑर्डर लिख लो, अब आपको देखना है, ठीक है। मैंने तीनों लिखा दिखा दी ताकि आपको समझा सकूं। तो बाय कैश लिख देना, ठीक है, और डेट कब आपने करा था, पे कब करा था आपने आरटीआई के लिए, वो आपको लिख देना है, क्योंकि आरटीआई के लिए बेसिक फी तो जाती है 10 रुपीज, आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, 10 रुपीज़ तो जाते जाते हैं। तो ऐसे करके योर्स सिंसियरली सिग्नेचर कर देना है, देन आपको नाम लिख देना है अपना, उसके बाद पोस्टल एड्रेस यहाँ पर आपको लिख देना है, और आपकी जो आरटीआई है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ आ गया? बहुत स्लोली मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए सब कुछ, ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया? आगे चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट अ सीवी and covering letter to apply for the position of business analyst in a multinational company, any MNC. Include your contact details, education qualifications, work experience, achievements, and other interest. तो आपको एक सीवी प्रिपेयर करना है, ठीक है, और कवरिंग लेटर के साथ। ठीक है, कवरिंग लेटर समझते हैं कि जॉब लेटर के साथ, और आपको सीवी तो देना ही है। और आप एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए क्या कर रहे हो, आप पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस और एक मल्टीनेशनल कंपनी में, जिसमें आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बताओगे। ठीक है, आप चाहे वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, वर्क एक्सपीरियंस हो, प्लान का। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा चलो, सबसे पहले जॉब लेटर की बात करेंगे, जो कवरिंग लेटर की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, जो कवरिंग लेटर की बात यहाँ पर हो रही है उसकी तो बात कर ले। उसको लिखना कैसे है, देखो सब कुछ नहीं करना, बस आपको टॉपिक लिखना है, आपका काम हो जाएगा। मैंने बोला टॉपिक लिखना, आपका काम हो जाएगा, ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं है आपको, सोचना भी नहीं 2 मिनट भी। और बताओ आप, ठीक है? तो सेंडर से एड्रेस लिखना सबसे पहले। सेंडर से एड्रेस मतलब कि जो भेज रहा है। ठीक है, अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मान लो यहाँ पर आप लिख सकते हो जैसे मेरे को एड्रेस कुछ भी लिखना है, मैं तो लिख दूंगा XYZ। ठीक है, XYZ, और नजफगढ़। ठीक है, नजफगढ़। ठीक है, उसके बाद डेट लिख दूंगा, खत्म कहानी। आप लास्ट 3 लाइन तक आप एड्रेस लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो XYZ नजफगढ़, ठीक है, XYZ अर्जुन पार्क कॉलोनी, उत्तम नगर, जो भी आप लिखना चाहो। और आप हाउस नंबर वगैरह जो लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो एड्रेस में, लेकिन ज़्यादा बड़ा आपको नहीं करना है। उसके बाद आपको डेट लिख देनी है, और डेट आपको ये मेंशन नहीं करना है, मतलब ये सेंडर से एड्रेस करके आपको ये हेडिंग नहीं डालनी है सेंडर से एड्रेस की, डायरेक्ट आपको एड्रेस लिख देना है यहाँ पर, उसके नीचे डेट लिख देनी है आपको। और डेट भी जैसे प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना, डेट भी क्या करना है आपको, प्रॉपर फॉर्मेट में ही लिखनी है। समझ आ रहा है? उसके बाद टू द मैनेजर, क्या बोला मैंने, टू द मैनेजर। उसके बाद अब मैनेजर कहाँ का है भाई, उसका उसका कंपनी नेम आपको लिख देना है, उस कंपनी का एड्रेस आपको लिख देना है। समझ आ गया? यहाँ पर आपका काम खत्म। तो मेहनत क्या लगी आपकी, बस ये लगी। और क्वेश्चन में आपको ना कंपनी नेम दे रखा है ना कंपनी का एड्रेस दे रखा है, तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो जो आप लिखना चाहो। ठीक है, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये लाइन कॉमन रहेगी। ठीक है, उसके बाद जिस पोस्ट के लिए आपका आया है उसको यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बिजनेस एनालिस्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बिजनेस एनालिस्ट, ये आपका हो जाएगा, खत्म। उसके बाद सर मैडम कोमा डाल के भाई आ जाओ, पहला इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। ये कॉमन लाइन है, जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिख रही है यहाँ पर, बस आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है। कैसे? आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, पोजीशन का नाम लिख देना है, इन योर कंपनी। आई केम टू नो अबाउट दिस वैकेंसी फ्रॉम, अब इस वैकेंसी के बारे में आपको पता कहाँ से चला है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है भाई, लिख देना कि अबाउट दिस वैकेंसी फ्रॉम न्यूज़पेपर। ठीक है, फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर। ठीक है, इतना आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और I wish to work in your organization because it provide a good environment for learning and growth। सब कॉमन है भाई, सब कॉमन है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ आपको लिख देना है बस, जो बताइए। ठीक है भाई, कुछ है नहीं भाई, थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत लगेगी आपकी। अब आ जाओ भाई सेकंड पैराग्राफ पे, इस पे आ जाओ, सेकंड पैराग्राफ पे आ जाओ। जहाँ पर आपको सेकंड पैराग्राफ बेसिकली कौन सा होता है, जहाँ पर आपको थोड़ी अपने बारे में बताना होता है, या बताना होता है, थोड़ी डिटेल्स देनी होती है अपने बारे में, और डिटेल्स देनी होती है अपने बारे में, आपको ध्यान रखना है। देखो जैसे कि, और आपको अगर सेंटेंस बनाने भी तो कैसे बनाओगे, सिंपल सा करके, आई हैव कंप्लीटेड करके। इतना आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए भाई, आई हैव कंप्लीटेड करके आप जो भी कर रखे हो तो ये सेंटेंस का यूज करना और लिख देना और फुल स्टॉप लगा देना। तो देखो, आई हैव कंप्लीटेड माई, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन लिख देनी है। आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम, तो यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम लिख देना है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो स्कूल कॉलेज का नाम आपको लिख देना, जो भी आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर है।
तो आई हैव गुड स्किल्स इन, अपनी स्किल के बारे में बता देना कि आई हैव गुड स्किल्स। देखो आई हैव का यूज तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर आपने कुछ डिग्री करे, कुछ कंप्लीट करा, तो आप आई हैव कंप्लीटेड करोगे। तो आई हैव गुड स्किल्स इन, अब स्किल का नाम जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होगी, कंप्यूटर स्किल्स अच्छी होगी, टीम वर्क, तो जो भी आपकी स्किल्स है आपको ऐसे लिख यहाँ पर मेंशन कर देना है। अभी कैसे करोगे, रिक्वायरमेंट जैसे आपके क्वेश्चन की है, जैसे रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, अब बिजनेस एनालिस्ट है तो यहाँ पर आप डाल देना भाई कि आई हैव गुड स्किल्स इन कंप्यूटर स्किल्स, मतलब आई हैव गुड स्किल्स इन कंप्यूटर, ठीक है ना, स्किल्स यहाँ पर मेंशन कर दिया है, तो आई हैव गुड स्किल्स इन कंप्यूटर, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद लिख देना आई हैव गुड स्किल्स इन, अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हो कि कंप्यूटर एंड रिसर्च, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट है तो रिसर्च तो चाहिए होगी। और आई एम हार्ड वर्किंग, रिस्पॉन्सिबल एंड ईगर टू लर्न, यानी कि मुझे सीखने की बहुत जल्दी रहती है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, और आई बिलीव आई कैन डू दिस जॉब वेल, और मैं बिलीव करता हूँ कि मैं इस जॉब को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, समझ रहे। तो ये आपका सेकंड पैराग्राफ हो गया, कुछ नहीं करा भाई मैंने, यहाँ पर आपको बस यहाँ पे रेड रेड दिख रहा है, यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, समझ आ गया। उसके बाद ये लास्ट वाला पैराग्राफ कुछ चेंज नहीं करना है, ऐसे एज इट इज आपको लिख देना है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंसीडर माई एप्लीकेशन, आई एम अटैचिंग माई CV फॉर योर रेफरेंस, मैं अपना CV दे रहा हूँ, पढ़ लेना इसको, ठीक है। मैंने क्या क्या कर रखा है जिंदगी में बताने के लिए। आई विल बी थैंकफुल इफ यू गिव मी अ चांस, मैं थैंकफुल रहूंगा अगर आप मुझे चांस दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद आपको एंड ऐसे करना है, योर सिंसियरली, सिग्नेचर कर देना, नाम लिख देना, खत्म। ये आपका कवरिंग लेटर हो गया। उसके बाद आपको CV भी लिखना होता है, यही तो मेन है। कई बार आपसे कवरिंग लेटर नहीं पूछेगा, बस आपको CV बनाने के लिए बोल देगा। CV मतलब करिकुलम विटे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको करना कैसे है, ये तो आपके बुक में दे रखा था CV, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए क्या है ये आपको यहाँ पर लगा दिया है। आपको जैसा क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में वैसे आपको CV बनाना है, बट इसी फॉर्मेट में, बस फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, ठीक है, उसके बाद अपना एड्रेस लिख देना है, फोन नंबर लिख देना और ईमेल लिख देनी है। ये जैसे आपको बेसिक सा काम यहाँ पर आपको कर देना है, जिससे बंदा कांटेक्ट कर पाए। उसके बाद आपको लिखना होता है करियर ऑब्जेक्टिव, ऐसे हेडिंग डालोगे करियर ऑब्जेक्टिव करके। अब आप यहाँ पर एक 2 लाइन लिखोगे बड़ी अच्छी सी, ठीक है, कि आपको करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि टू फाइंड अ पोजीशन एज अ प्राइमरी स्कूल टीचर। अब ये जो भी CV आपके बुक में दे रखा था एक टीचिंग को लेकर दे रखा था, किसको लेकर दे रखा था, एक टीचर की पोस्ट के लिए दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप करियर ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू आपका क्वेश्चन कैसा है उस हिसाब से आपको लिखना है। तो टू फाइंड अ पोजीशन एज अ प्राइमरी स्कूल टीचर इन प्रोग्रेसिव स्कूल दैट अलाउज टीचर्स टू बी क्रिएटिव विद द सिलेबस, ठीक है। तो मैं एक ऐसी पोजीशन चाहती हूँ ऐसे स्कूल में जो बहुत ग्रोथ कर रहा हो, प्रोग्रेसिव हो, और जहाँ पर टीचर्स को थोड़ा क्रिएटिव रहने में मदद करते हो सिलेबस के साथ, ठीक है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, करियर ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही आ जाएगा। ऐसा बिजनेस एनालिस्ट है ना, तो अब इसमें लिख सकते हो टू फाइंड अ पोजीशन एज अ बिजनेस एनालिस्ट इन प्रोग्रेसिव कंपनी या इन प्रोग्रेसिव मल्टीनेशनल कंपनी वेयर आई कैन पुश माई टैलेंट, ठीक है। तो आप ऐसे जो है करियर ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हो इसके अंदर। उसके बाद आती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपका ऐसे ही बॉक्सेस में क्या करना है, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि टीचिंग के लिए था तो टीचिंग के लिए B.Ed वगैरह चाहिए होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले, और देखो एक और चीज ध्यान रखना, जो आपने हाल ही में करी होती है ना, जो भी डिग्री आपने हाल ही में मतलब रिसेंटली करी होती है वो सबसे पहले आती है, देन आपने जितनी जितनी पुरानी डिग्री होती जाएगी वो नीचे आएगी। जैसे कि अभी रिसेंटली मान लो जिस भी लड़की का नाम है लक्ष्मी गौड़ा लड़की का नाम है, ठीक है, तो उसने क्या करी, B.Ed करी थी, अभी उसकी हाईएस्ट डिग्री B.Ed ही है, तो उसने B.Ed पहले दिखाया, कहाँ से करी है उसने इंस्टीट्यूशन का नाम लिख दिया। आपको ऐसे ही बॉक्स बनाना है, एक बॉक्स बनाया कोर्स का, दूसरा बॉक्स बनाया कि अपने कहाँ से करा है वो, उसके बाद किस ईयर में करा है और मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है। तो B.Ed करा था इग्नू से, देन ईयर क्या 2018 है, कितने परसेंटेज है, 63% है। उसके बाद BA ऑनर्स कर रखा है हिंदी में, ठीक है, किरोरीमल कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2016 में करा, 60% आए। 12th करी थी सेंट मार्क्स स्कूल से दिल्ली में 2013 में, और 85% आए थे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐसे हो जाती है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस लिख देना है कि आपने कहाँ कहाँ काम कर रखा है, आपने कहाँ कहाँ काम कर रखा है, ठीक है।
आपको ध्यान रख देना है। तो वर्क एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है आपने कितने साल काम करा है, कहाँ काम करा है, वो सब आपको यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस वाले टॉपिक में बता देना है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस सीवी, taught at St. Mary's School, Delhi, Kent, from July to December 2019. I taught Hindi to classes 1 to 5th। देखो, तो यहाँ पर ये बताया गया भाई इसने सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाया है, और जुलाई से दिसंबर तक 2019 में, और इसने हिंदी के लिए पढ़ाया था और पहली से 5वीं क्लास तक पढ़ाया था। और इसने केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ा रखा है जो कि जनकपुरी का है, फ्रॉम अक्टूबर 2018 टू 2019। समझ आ गया भाई, तो यहाँ पर पढ़ाया था इसने। अब अचीव, उसके बाद आपको एक सेक्शन बनाना है अचीवमेंट्स का। क्या बनाना है? अचीवमेंट्स का। समझ रहे हो भाई क्या कह रहा हूँ? तो अचीवमेंट्स का आपको यहाँ पर क्या करना है, एक सेक्शन बनाना है आपको। फिर अचीवमेंट्स जैसे कि गॉट सेकंड पोजीशन इन बीए हिंदी ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी 2016। देन आपको एक्टेड इन प्लेस प्रोड्यूस्ड बाय द थिएटर ग्रुप ऑफ माय कॉलेज दृष्टि। तो मैंने ऐसा ड्रामा प्ले भी कर रखा, तो आपकी जो अचीवमेंट आपको ऐसे यहाँ पर मेंशन कर देनी है। और यहाँ पर आप एक और सेक्शन बना सकते हो स्किल्स का। तो जो जो स्किल्स आपके पास है उसका तो वो लिख सकते हो। लास्ट में आपको पर्सनल डिटेल्स लिखनी होती है लास्ट में, ठीक है। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, मतलब कि आपको जो मैरिटल स्टेटस है, उसकी नेशनलिटी, उसका लैंग्वेज आपको कौन कौन सी पता है, और आपको ऐसे लिख देनी है। तो आपका सीवी कंप्लीट हो जाता है। तो जैसा क्वेश्चन वैसा सीवी आपको बना देना है। आपको कुछ डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा, ठीक है। सेंडर एड्रेस देन डेट, डेट आपको डेट गलत नहीं करनी है। आपको जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है जैसे आप लिखते हो उसको डेट में आपको लिख देना है, ठीक है। आगे चले, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। राइट 10 टर्न्स ऑफ डायलॉग। तो जो अगला क्वेश्चन आपका आता है वो डायलॉग को लेकर आता है। किसको लेकर आता है भाई? डायलॉग को लेकर आता है। ये कंपलसरी क्वेश्चन है भाई, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आपको डायलॉग लिखना है जिसमें कितनी टर्न्स होनी चाहिए? 10 टर्न्स होनी चाहिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 10 टर्न्स होनी चाहिए। कितनी? 10 होनी चाहिए, ठीक है। बिटवीन टू फ्रेंड्स, दोस्तों के बीच में है, जो किस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। डायलॉग समझते हो ना, जिसमें जो है दो लोगों के बीच में बात हो रही है वो डायलॉग ही होता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर डेली लाइफ, यानी हमारी डेली लाइफ में, हमारी डेली दिनचर्या में स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसको लेकर दो फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं, यानी डायलॉग बाजी कर रहे हैं। तो वो आपको बताना है 10 टर्न्स में, 10 टर्न्स में, ठीक है। कुछ नहीं करना होता भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन ही होता है। आपको थोड़ी बातें खींचनी होती है बस। आपको दो फ्रेंड के नाम अपने मन से सोच लेना है। जैसे कि यहाँ पर दो नाम मैंने लिए हैं, रोहन और अनीता। दो दोस्त के नाम मैंने ले लिए हैं, एक रोहन एक अनीता। समझ आ गया? तो रोहन और अनीता, बात स्टार्ट कैसे करनी है जस्ट आपको ये समझना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी आएगा भाई, आपको अपने हिसाब से डायलॉग लिखना पड़ेगा। तो रोहन जैसे कि बोलता है, हे अनीता, हैव यू नोटिस हाउ मच बेटर वी फील आफ्टर प्लेइंग स्पोर्ट्स इन द इवनिंग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स की बात करनी है, तो बात को स्टार्ट तो करेगा ना भाई, कि इंपॉर्टेंस की बात ऐसे थोड़ी आ जाएगी। तो रोहन यही बोलता है कि पहले तो उसको ग्रीट करता है, हे अनीता, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि तुमने कभी नोटिस करा है कि हमें खेलने के बाद कि हमें कितना अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स खेलने के बाद हम कितना अच्छा फील करते हैं, हाउ मच बेटर वी फील। समझ रहे हो? उसके बाद अनीता बोलती है यस, रिप्लाई तो करेगी ना भाई, ठीक है। अनीता बोलती है यस एब्सोल्युटली, स्पोर्ट्स रियली हेल्प अस स्टे एक्टिव एंड एनर्जेटिक। जो स्पोर्ट्स हमें एक्टिव और एनर्जेटिक रखने में मदद करता है। ये आपको ऐसे ही क्या करना है, जो भी टॉपिक आ जाए आपको स्टार्ट करना है ऐसे ही, देन टॉपिक को फिर वो रिप्लाई करना है, देन इसका आंसर आपको जो है तीसरे वापिस उस रोहन से दिलवाना है, ठीक है। तो अनीता ने कुछ बोला, अब इस अनीता का रिप्लाई रोहन देगा। इसने ये बात बोली कि भाई हम एक्टिव एनर्जेटिक फील करते हैं, तो रोहन बोल रहा है भाई ट्रू, हकीकत में करते हैं भाई। दे ऑल्सो कीप आवर बॉडी फिट एंड प्रिवेंट मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है भाई। तो जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है हमको उससे भी क्या भाई प्रिवेंट करती है स्पोर्ट्स, और हमारी बॉडी को फिट भी रखा जाता है। फिर अनीता बोलते इसको काउंटर करते हुए, रिप्लाई देते हुए कि नॉट जस्ट दैट स्पोर्ट्स हेल्प्स अस रिलैक्स मेंटली टू, ठीक है भाई, फिट तो रखती है बल्कि हमें क्या है, जो मेंटली जो है रिलैक्स भी रखता है स्पोर्ट्स। समझ आ गया? और आई फील लेस स्ट्रेस्ड आफ्टर प्लेइंग बैडमिंटन, बैडमिंटन खेलने के बाद जो मैं कम स्ट्रेस्ड फील करती हूँ। आपको समझ आ रहा है भाई मैं क्या कह रहा हूँ मैं? तो आपको ऐसे ही क्या कंप्लीट करता हुआ चलना है अपना डायलॉग। देन रोहन रिप्लाई करता है सेम हेयर, स्पोर्ट्स आर ग्रेटफुल, स्पोर्ट्स आर ग्रेट,
ग्रेट ब्रेक फ्रॉम स्टडीज एंड मोबाइल फोन। पर मोबाइल फोन स्टडी से ग्रेट अच्छा ब्रेक स्पोर्ट्स के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो रोहन बोलता है। अब अनीता इसका रिप्लाई देगी। ठीक है भाई। तो अनीता बोलती है दे ऑल्सो टीच अस टीम वर्क। स्पोर्ट्स हमको टीम वर्क सिखाता है। ठीक है। और वी प्ले इन ग्रुप्स, हम ग्रुप में खेलते हैं। ठीक है। और दूसरे का एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कैसे करना है ये हम सीखते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स पता चल रही है यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है। फिर रोहन बोलता है, इसी के आगे बात कंटिन्यू करता है, एंड वी लर्न डिसिप्लिन टू, हम डिसिप्लिन भी सीखते हैं। और जरूरी नहीं है आपको ऐसे ही करना है, आप अपने अकॉर्डिंग जो अपने हिसाब से जैसा आपको अच्छा लग रहा है बस आपको बातें कंप्लीट करानी जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है। ठीक है। समझ लो भाई, ऐसे ही करना है आपको। और वी हैव टू फॉलो रूल्स, बी ऑन टाइम एंड प्रैक्टिस रेगुलरली। तो स्पोर्ट्स हम खेलते हैं तो हमें टाइम पे आना होता है, डिसिप्लिन के साथ खेलना होता है, रेगुलरली प्रैक्टिस करना होता है, जिससे हम डिसिप्लिन सीखते हैं। फिर अनीता बोलती है एग्जैक्टली, स्पोर्ट्स ऑल्सो बिल्ड कॉन्फिडेंस वेयर वी इम्प्रूव और विन मैचेस। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, स्पोर्ट्स जो है यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्ड भी करता है जब हम जीतते हैं, ये इंप्रूव करते हैं। ठीक है। फिर रोहन जवाब देता है प्लस। ठीक है। प्लेइंग एवरी डे इंक्रीजेज आवर स्टेमिना एंड मेक्स अस स्ट्रोंगर। ठीक है। बोलता है इसके अलावा हम अगर डेली खेलते हैं तो जो भाई हमारा स्टेमिना है वो इंक्रीज होता है और हमें स्ट्रोंगर बनाता है। फिर अनीता लास्ट में बोलती है, 10 टन हो गई, ठीक है, ध्यान रखना। तो अनीता बोलती है यस, दैट इज वाई स्पोर्ट्स आर सो इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, एवरीवन शुड प्ले सम स्पोर्ट रेगुलरली। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। ठीक है। अब मुझे बताना भाई कमेंट में तुमको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, कमेंट में बताना। ठीक है। आगे चलते हैं। तो डायलॉग भी अपना कंप्लीट हो गया भाई। तो आपको बस टर्न्स का ध्यान रखना है और आपको बातें कंप्लीट करनी है। जैसे कि आपको ये नहीं करना उसने कुछ बोला और आप बात कुछ और कर रहे हो, आपको अगली बात वहीं पे खत्म करनी है। मतलब यहाँ पे अनीता ने खत्म करी, जैसे कि अब रोहन वहीं से स्टार्ट करेगा, ऐसी बात आपको डायलॉग में ध्यान रखना होता है। आगे चलो। उसके बाद राइट अ रिव्यू ऑफ अ बुक विच यू हैव टू रिसेंटली रीड। देखो भाई, दो क्वेश्चन आते हैं रिव्यू के। या तो आप मतलब और में भी आता है, चॉइस होती है आपके पास, क्या होती है, चॉइस होती है। क्या चॉइस होती है? या तो आपसे बुक रिव्यू की बात कर लेगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई आपने कोई रिसेंटली कोई बुक पढ़ी होगी, आपने रिसेंटली कोई बुक पढ़ी होगी, आपको क्या करना है, उसको रिव्यू करना है। क्या करना है भाई, उसको आपको रिव्यू करना है। ध्यान रखना है, आपको क्या करना है भाई, रिव्यू करना है। या फिर आपने कोई मूवी देखी रिसेंटली, आपने क्या देखी है, कोई मूवी देखी है, तो आपको उस मूवी का रिव्यू करना है। ठीक है भाई, समझ आ रहा है। आपने चाहे बुक पढ़ी हो उसका रिव्यू कर दो, चाहे मूवी देखी हो उसका रिव्यू कर दो। आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो आपको देखना है कि भाई, और रिव्यू भाई मैं कितना भी करा दूं, आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना होगा, आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना होगा। लेकिन मान लो क्वेश्चन आ जाए आपसे कि राइट अ रिव्यू ऑफ अ बुक विच यू हैव टू रिसेंटली रीड, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई सी बुक आप लिख दो, चाहे जो मैं ये बता रहा हूँ चाहे आप ये लिख दो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है। और अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपको बुक का नाम मिलेगा ही नहीं या मूवी का नाम आपको मिलेगा ही नहीं, आपको डायरेक्ट बोल दिया जाएगा जो आपने रिसेंटली पढ़ी है उसके बारे में आपको रिव्यू देना है। ठीक है। और आपको ये भी बता क्वेश्चन में देता है कि ऑल्सो मेंशन द नेम एंड ऑथर ऑफ द बुक, यानी कि आपको मेंशन करना है नेम और ऑथर। ठीक है। बुक का नाम बताना और ऑथर का नाम भी आपको मेंशन करना है। तो रिव्यू कैसे लिखते हैं? कुछ नहीं, रिव्यू का मतलब होता है कि आपने बुक पढ़ी, आपको कैसी लगी। आपने बुक पढ़ ली या मूवी देख ली, अब आपको वो लगा कैसा, आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, उसके अंदर मेन थीम क्या थी, स्टोरी क्या थी, वो आपको समरी टाइप में बता देनी है। तो सबसे पहले बुक का नाम लिखना, जैसा क्वेश्चन हमको कहा था। तो बुक यहाँ पर ले ली हमने, हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर्स स्टोन, ये मैंने बुक ले ली है। ऑथर का नाम जेके रोलिंग, तो ऐसे आपको मेंशन कर देना है। फिर आपको ऐसे स्टार्ट कर देना है, जैसे कि देखो, आई रिसेंटली read Harry Potter and the Philosopher's Stone, one of the most famous books in the world. Or the story is about young boy named Harry Potter who discovers that he is a wizard. तो एक यंग बॉय की कहानी है जिसका नाम हैरी पॉटर है, जो कि डिस्कवर करता है एक विजार्ड को। और ही जॉइंस हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजा विजा विजार्ड राइट। ठीक है। एंड वेयर ही लर्न्स मैजिक, मेक्स न्यू फ्रेंड्स एंड फेसेस एक्साइटिंग एडवेंचर। तो जहाँ पर ये दोस्त बनाता है, ठीक है, मैजिक सीखता है और बहुत सारे एक्साइटिंग एडवेंचर को ये फेस करता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो ये आपको इंट्रोडक्शन पार्ट ने बता देना है कि भाई बुक किस बारे में है। ठीक है। उस जो जिसकी बात हो रही है वो क्या कर रहा है। तो पहला प्यारा तो आपका ऐसा ही होना चाहिए। आगे चले।
और द बुक इज फुल ऑफ मिस्ट्री एंड फन, तो ये बुक बिल्कुल मिस्ट्री से भरी हुई है, फन से भरी हुई है। और हैरी एंड हिज फ्रेंड्स रोन एंड, ठीक है, हरमियोन ट्राई टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ फिलोसफर्स स्टोन एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डार्क विजार्ड ऑफ वोल्डेमॉर्ट, एंड द स्टोरी इज एंगेजिंग एंड कीप्स द रीडर इंटरेस्टेड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये रीडर को भाई, रीडर के इंटरेस्ट को बनाए रखती है, बांध के रखती है, क्योंकि काफ़ी एंगेजिंग बुक ये है, काफ़ी स्टोरी जो है इसकी काफ़ी एंगेजिंग है। ठीक है, यहाँ पर जो हैरी है जो उसके फ्रेंड है, ठीक है, जो उसका नाम दे रखे है, वो ट्राई करते हैं अनकवर, ट्राई टू अनकवर सीक्रेट ऑफ फिलोसफर स्टोन। ठीक है, बुक का नाम आपको पता है, फिलोसफर स्टोन आ रहा है, हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन। तो जो फिलोसफर स्टोन है उसका सीक्रेट क्या है उसको अनकवर करने की कोशिश ये करते हैं, ट्राई करते हैं। उसके बाद आपको ऐसे लिख देना है जैसे आपको कोई बेस्ट पार्ट लगता है, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। द बेस्ट पार्ट ऑफ द बुक इज द मैजिकल वर्ल्ड, टॉकिंग पोर्ट्रेट्स, ठीक है, फ्लाइंग ब्रूम स्टिक्स, फ्रेंडली जियांट्स एंड मैनी अमेजिंग क्रिएचर्स। तो ये आपको ऐसे मेंशन कर देना है जो भी बेस्ट पार्ट आपको लगता है। उसके बाद द ऑथर हैज रिटन एवरीथिंग इन अ सिंपल एंड इमेजिनेटिव वे, जो ऑथर है भाई उसने काफी सिंपल और इमेजिनेटिव वे में लिखा है। तो ऐसे क्या करना है आपको, बात कर देनी है, ठीक है, ऐसे क्या करना है आपको, अपनी रिव्यू लिखनी होती है वन बाय वन। आपने देखा होगा यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं बताई है, उसके अंदर है क्या, करा क्या है, बस बहुत समरी टाइप में बता दे, रिव्यू दे दिया है। अगर मान लो किसी को बुक पसंद ही नहीं आई होती तो लिख देता कि भाई यहाँ पर कि दिस स्टोरी इज नॉट एंगेजिंग, ठीक है, एंड द कीप्स रीडर बोरिंग। तो वो रिव्यू आपके ऊपर है भाई, रिव्यू आपको कैसा देना है उसमें कोई मैटर नहीं है, टीचर आपसे ये नहीं बोलेगा अभी तो बुरा क्यों कह रहा है इस बुक के बारे में, उसकी टेंशन मत लो। उसके बाद ये हो गया लास्ट वाला पैराग्राफ, एक कंक्लूजन टाइप जो होता है, कि अब कहना आपको कहना ओवरऑल हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन इज अ एंजॉयबल एंड मैजिकल बुक, इट टीच द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप ब्रेवरी एंड काइंडनेस, और आई वुड हाईली रिकमेंड टू यंग रीडर्स एंड एनीवन हु लव्स एडवेंचर। ठीक है भाई, जो एडवेंचर को पसंद करता है तो मैं इसको सजेस्ट करता हूँ या करती हूँ कि आपको जो है ये पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये फ्रेंडशिप ब्रेवरी और यहाँ पर काइंडनेस सिखाता है। समझ आ रहा है भाई, आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे आपको जो है रिव्यू लिख देना है। आगे चले, उसके बाद यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द डांस सोसाइटी ऑफ योर कॉलेज, क्रिएट अ प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम। इसमें तो सब माहिर हो, इसमें तो तुम सब माहिर हो, मेरे से मैं बताऊंगा नहीं, तुम वैसे ही कर दोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको बोला है यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द डांस सोसाइटी ऑफ योर कॉलेज, क्रिएट अ प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम फॉर द सेम टू एक्सपेंड योर सोसाइटीज रीच अक्रॉस वेरियस पीपल, यानी आपकी जो सोसाइटी की रीच है उसको आपको अधिकतर लोगों तक पहुंचाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पर एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है अपने डांस सोसाइटी के लिए। तो आपको पता है कॉलेज के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज होती है जो कि अलग अलग काम कर रही होती है। तो आप प्रेसिडेंट हो डांस सोसाइटी का, और आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्रिएट करने, ताकि कुछ डांस सोसाइटी की जो रीच है वो बाकी लोगों तक पहुंचे। तो बहुत सिंपल होता है, सबसे पहले आपको जो आप अकाउंट बनाते हो ये सब आपको नहीं बताना। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो सबसे पहले आपको यूजर नेम रखना होता है, जैसे कि कॉलेज डांस सोसाइटी ये यूजर नेम हो गया। उसके बाद आपको प्रोफाइल नेम लिखना होता है, तो आपको कॉलेज का नाम लिखना है। प्रोफाइल का नेम कैसे लिखोगे, तो कॉलेज के नाम के साथ मेंशन करना होता है, तो यूर कॉलेज नेम एंड डांस सोसाइटी, फॉर एग्जांपल हिंदू कॉलेज है मान लो, तो हिंदू कॉलेज डांस सोसाइटी, ऐसे आप कर सकते हो। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। और आपको मेंशन करना है यूजर नेम, क्योंकि आप हकीकत में बनाओगे तो कैसे, ठीक है, इमेज तो लगा नहीं सकते हो, तो आपको ऐसे मेंशन करना पड़ेगा भाई, यूजर नेम रखेंगे, प्रोफाइल नेम ऐसे हेडिंग डाल के, फिर आपके कॉलेज का नाम लिख देना। आपको यहाँ पर मैंने इस तरह ये खाली छोड़ दिया इस पेज, यार आप यहाँ पर आपको कोई भी कॉलेज का नेम लिख देना अपने अकॉर्डिंग। डांस सोसाइटी, प्रोफाइल पिक्चर आपको ऐसे हेडिंग बनानी पड़ेगी, प्रोफाइल पिक्चर को डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमको डांस सोसाइटी बोला है, तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि या ग्रुप डांस फोटो या सोसाइटी लोगो या टीम एम्बलम, कुछ भी इस प्रकार का जो है यहाँ पर आप लोगो लगा सकते हो। आगे चलें, प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हो। उसके बाद आती है बायो, पता है ना बायो लिखते हैं लोग, जैसे कि ऑफिशियल डांस सोसाइटी ऑफ, अपने कॉलेज का नाम लिख देना है। ठीक है, स्टेटमेंट लिख के यहाँ पर आपको क्या कर देना, नाम लिख देना है कॉलेज का, पैशन, परफॉर्मेंस, परफेक्शन। तो जैसा भी आपका क्वेश्चन आया है जो आपसे कह रहा है भाई जिसके ऊपर भी प्रोफाइल बनानी है आपको, उसके हिसाब से आपको बायो लिखनी पड़ेगी। अब मुझे कैसे पता होगा भाई कि क्वेश्चन आपका क्या पूछ ले, मुझे ये पता है कि हाँ इंस्टाग्राम की प्रोफाइल या लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाने के लिए आएगा, बट क्वेश्चन क्या पूछा है ये हमें नहीं पता ना। तो आपको जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बायो लिख देनी है। ठीक है, और इसमें आपको पता है इसमें आप माहिर कर लोगे। ठीक है,
तो परफेक्शन हो गया, फ्रॉम क्लासिकल टू हिप हॉप वी डू इट ऑल, यानी कि हमने क्लासिकल से लेकर हिप हॉप तक सब कर रखा है। विनर्स ऑफ इंटर कॉलेज फेस्ट, यानी हमने इंटर कॉलेज फेस्ट भी जीत रखा है। और डीएम फॉर कोलाबोरेशंस एंड ऑडिशन, ठीक है, आपको डीएम करना है अगर आप हमसे कोलाबरेट करना चाहते हो और ऑडिशन देना चाहते हो तो। ठीक है भाई, बायो में आपको ऐसे लिख देना होता है। फिर आपको पता है कि उसके नीचे हाईलाइट का सेक्शन होता है, बहुत सारे सर्कल बने होते हैं जहाँ पे लोग अपनी मेन चीज़ों को हाईलाइट करके रखते हैं ताकि लोग उनको देख लें। तो वहाँ पर आपको ऐसे हाईलाइट करके इवेंट्स, वर्कशॉप, ऑडिशंस, अचीवमेंट्स एंड टीम, ऐसे आपको हाईलाइट बनाने हैं। ठीक है, वो जैसा आपका प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आप जो करते हो, जैसे कि अपने हेडिंग डाल देनी इवेंट्स करके डालोगे तो आपकी हेडिंग हो जाएगी। वर्कशॉप्स जो आपने कर रखी होगी उसके अंदर, वर्कशॉप्स के अंदर सारे स्टोरीज वगैरह आपकी आ जाएगी। ऑडिशंस वाली हाईलाइट सारी आपके अंदर उसकी आ जाएंगी। तो आपने देखा होगा ना, लोग के अंदर लिखते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर इवेंट होगा, इवेंट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इवेंट के बारे में सारी बातें यहाँ पर हाईलाइट होंगी, ऐसे करके वर्कशॉप, ठीक है, ऑडिशंस करके, और सारी आपकी हाईलाइट ऐसे होती है, तो आपको प्रोफाइल के नीचे दिखती है ये। उसके बाद आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा भाई एग्जाम के अंदर आएगा तो। उसके बाद आपको पहली 3 पोस्ट करनी है, फर्स्ट 3 पोस्ट। पहली पोस्ट क्या होती है, वेलकम पोस्ट होती है, जिसके लिए आप कैप्शन आप दे सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप देख लो इसको, ठीक है। उसके बाद पोस्ट 2 आपको करनी है जिसमें इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। क्या होगी, इंट्रोडक्शन वीडियो होगी जिसमें आप क्या कर रहे हो, एक शॉर्ट रील डाल रहे हो और डिफरेंट डांस स्टाइल परफॉर्म बाय योर टीम, ठीक है, आपकी टीम में जो भी डांस स्टाइल परफॉर्म कर रखे हैं उसकी शॉर्ट रील डालने, फिर कैप्शन आपको ऐसे लिख देना है। कैप्शन तो पता ही है आपको, है ना। उसके बाद पोस्ट 3 जो डालोगे वो ऑडिशन के अनाउंसमेंट की डालोगे कि भाई ऑडिशंस जो ओपन है हमारी सोसाइटी के अंदर, ज्वाइन द मोस्ट एनर्जेटिक सोसाइटी ऑन कैंपस। ठीक है भाई, अब उसके बाद डेट लिख देनी है, वेन्यू टाइम, कब है मतलब ऑडिशन वो लिख देना है, कहाँ पर है, कितने बजे है, और ऑल डांस लवर्स आर वेलकम, जितने भी डांस लवर्स हो वो वेलकम कर, हम उनका वेलकम है, और पोस्टर इमेज इंक्लूडेड। ठीक है भाई, मतलब कि यहाँ पर ये सब नहीं है, यहाँ पर ये तो कैप्शन है, यहाँ पर एक पोस्टर इमेज जो है वो इंक्लूडेड है, तो आपको दिखाना पड़ेगा लिख के ऐसे, पोस्टर इमेज इंक्लूडेड। यहाँ पर आपका जो है ये फिनिश हो जाती है, ध्यान रखना है। समझ आ गया। तो ये क्या थी, आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल क्रिएट करनी थी आपको डांस सोसाइटी को लेकर, वो बता दी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है लिंक्डइन प्रोफाइल को लेकर, जहां पर आपसे बोलते हैं कि आपने रिसेंटली क्या करी है, अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो यहाँ पर आपको लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करनी है प्रोफेशनल, ठीक है। तो सबसे पहले नेम ऐसे लिख के आपको आरव शर्मा अपना नाम लिख देना भाई। यहाँ पर तुम चाहो तो प्रोफाइल फोटो करके क्लीन फॉर्मल हेडशॉट, ठीक है, अपनी प्रोफाइल फोटो एकदम फॉर्मल रखनी है आपको, जहाँ पर आपका इतना हिस्सा पूरा दिख रहा है या पूरा भी दिख सकता है, ऐसा कोई मैटर नहीं है, ठीक है, फॉर्मल होनी चाहिए लेकिन वो। उसके बाद हेडलाइन वाले सेक्शन में आपको पोस्ट ग्रेजुएट इन, जिस भी फील्ड में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वो लिख सकते हो, इंस्पायरिंग रिसर्चर एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ग्रेजुएट। तो कहने का मतलब ये हेडलाइन जो आप डालोगे, ये आपको लिखना है हेडलाइन, उसके बाद आपको ऐसे ही सब बातें बता देनी जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन था भाई पोस्ट ग्रेजुएट आपके हुई है अभी और आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है, तो ऐसे लिख दिया पोस्ट ग्रेजुएट इन। अब मान लो यहाँ पर किस चीज़ के बारे में लिखना चाहते हो, मान लो पोस्ट ग्रेजुएट इन, ठीक है, एमए पोल साइंस लिख लो, ठीक है भाई, ठीक है, या एमए इंग्लिश, तो जो भी आप लिखना चाहो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है वो आप लिख सकते हो। तो एस्पायरिंग रिसर्चर एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ग्रेजुएट। उसके बाद ये समरी का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस वजह से लिंक्डइन और अच्छी चीज़ है भाई, ध्यान रखना, अगर आप लिंक्डइन में नहीं हो तो लिंक्डइन आप बना लो। लिंक्डइन में क्या होता है कि आप अपने बारे में बता सकते हो, आप वहाँ पे जहाँ से आप जॉब भी ले सकते हो, ध्यान रखना है। तो अबाउट के बारे में समरी लिखनी होती है आपको, ऐसे मेंशन करना एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विद अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट बता देना है, अपनी फील्ड बता देनी है। और आई एंजॉय लर्निंग न्यू स्किल्स, वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स एंड अप्लाइंग माई नॉलेज टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई मैं नई स्किल्स सीखने को एंजॉय करता हूँ, प्रोजेक्ट्स में वर्क करने में मज़ा आता है मुझे, और अप्लाई कर, जो मेरी नॉलेज है उसको अप्लाई करने में, ठीक है, जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन है वहाँ पर भी नॉलेज को अप्लाई करने में मुझे मज़ा आता है, मैं एंजॉय करता हूँ। और आई एम हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, eager to begin my professional journey, और I am looking for opportunities where I can grow, learn and contribute effectively। तो ये क्या है आपके लिए, यहाँ पर ये समरी वाला सेक्शन है जहाँ पर आपको लिखना होता है। समझ आ गया। और लगभग जो है ना, आप ध्यान रखना ये सब कुछ सेम रहेगा।
IMA करके उसका जो भी आपकी फील्ड जिसके लिए आपको प्रोफाइल बोली है, तो यहाँ पर आपको वो लिख देना है। जैसे भी मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी से कुछ मतलब ही नहीं है आपका, तो उसको यहाँ पर आपको वो मेंशन कर देना है। ये सब तो कॉमन रहेगा आपका, ये सब तो आपका कॉमन रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे चले, उसके बाद एजुकेशन बतानी है आपको। लिंक्डइन के अंदर ये सारे सेक्शन होते हैं भाई, जब प्रोफाइल क्रिएट करोगे आप, तो ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है जब प्रोफाइल क्रिएट करोगे तो वही चीज बता रहा हूँ। तो ऐसा आपको फिल करना है और एग्जाम में आपको ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा, एजुकेशन करके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और पोस्ट ग्रेजुएट इन ईयर ऑफ कंप्लीशन आपने कब करी थी इसे कंप्लीट, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप कोई अदर कॉलेज है तो उसके बारे में मेंशन कर सकते हो, किसके लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बोला है क्वेश्चन के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बाकी अगर आपने मान लो किसी और कॉलेज से कर रखी है अपनी बैचलर्स डिग्री, तो आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखना है, लिख दो। नहीं लिखना है तो कोई और सा कॉलेज का नाम लिख के बैचलर्स डिग्री इन, उसके बाद ईयर ऑफ कंप्लीशन, यहाँ पर आपको वो मेंशन कर देना है कि आपने कब वो बैचलर डिग्री कंप्लीट करी थी। स्किल्स आपको बता देनी है, जो भी आपके स्किल्स है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद वर्क, यहाँ पर मैंने फ्रेशर लिख दिया, मान लो आपको एक्सपीरियंस है तो आप लिख सकते हो भाई 2 ईयर एक्सपीरियंस, 3 ईयर एक्सपीरियंस। उसके बाद अचीवमेंट, तो वोन अकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड, स्कॉलरशिप, पार्टिसिपेटेड इन कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप्स एंड कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें जो है लिख देनी होती है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर आप ईमेल और फोन नंबर यहाँ पर एंटर कर देते हो। आगे चले, अगला क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन योर कॉलेज। तो आपको एक लेटर लिखना है जहां पर अपने प्रिंसिपल को आप क्या कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है अपने कॉलेज में इंट्रोड्यूस कर दे। ठीक है, आपको क्या टीचर को क्या स्कूल के प्रिंसिपल को या कॉलेज के प्रिंसिपल को, ठीक है, क्या करना है आपको, रिक्वेस्ट करनी है। तो फॉर्मेट बता दूंगा, कुछ टेंशन नहीं लेनी है, सिंपल सा बस आपको फिल कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो टू द प्रिंसिपल, अपने कॉलेज का नेम, अगर स्कूल के लिए लिख रहे हो तो स्कूल का नेम लिख देना है आपको, ठीक है। उसका एड्रेस लिख देना है, क्या लिख देना है, एड्रेस लिख देना है। सब्जेक्ट लिख के, सब्जेक्ट लिखने के बाद रिक्वेस्ट टू, क्या, रिक्वेस्ट टू, अब जिसके लिए भी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट टू इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन कॉलेज, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा ऐसे करके। तो स्टार्ट ऐसे करना है, अगर कोई रिक्वेस्ट के लिए है तो रिक्वेस्ट टू करके, उसके बाद सर मैडम लिखना है आपको, देन आपको मेन चीज पे आ जाना है। तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, अगर स्कूल के लिए तो क्लास लिखोगे, अगर आप कॉलेज में हो तो ईयर लिखोगे, ठीक है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 3rd ईयर, 2nd ईयर, जो भी आपको लिखना चाहते हो, और फिर एस्टीम इंस्टीट्यूशन या कॉलेज का नाम भी लिख सकते हो यहाँ पर। और आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, ठीक है। अब आप रिक्वेस्ट किस चीज के लिए कर रहे थे, वो क्वेश्चन में दे रखा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो यहाँ पर आपको लिख देना राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इंट्रोड्यूस, क्या, इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ठीक है भाई। तो ऐसे आपको कर देना, सब कॉमन है ये, कुछ चेंज नहीं है। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है भाई, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप क्यों चाहते हो कि हो कॉलेज के अंदर, या उसे क्या बेनिफिट्स वगैरह, वो आपको यहाँ पर 2-3 लाइन में यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है, 2-3 लाइनों में, जो इस रिक्वेस्ट को सपोर्ट करे। आगे चले, उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग और अलाउइंग दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट एज इट विल, ठीक है भाई। तो देखो, यहाँ पर तो आपने रिक्वेस्ट करनी है, तो प्रॉब्लम और रीजन बता देना है, मैंने बोला था यहाँ पर आपको। उसके बाद आपको ये लाइन लिख के यहाँ पर जो आपने रिक्वेस्ट करी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर ये वेरी हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए, अगर हम इसको अप्लाई कर इसको आप इंट्रोड्यूस कर देते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर बेनिफिट्स लिख, आपको यहाँ पर क्या करना है, खाली जगह पे बेनिफिट्स लिखने हैं। क्या लिखना है भाई, बेनिफिट्स लिखने हैं। जैसे कि मान लो अब करिकुलर एक्टिविटीज की बात हो रही है, जैसे कि इंप्रूवमेंट इन लर्निंग, पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट एटसेट्रा, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये करिकुलर एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर ये बेनिफिट पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग लिख देना जैसा क्वेश्चन पूछना है। एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए ये वाली लाइन यहाँ पर आपको चेप देनी है। लास्ट में बिल्कुल कॉमन लाइन है ये, कि देयरफॉर आई कैंडली रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शन एट द अर्लीस्ट, भी जो नेसेसरी एक्शन है उसको आप जल्द से जल्द लीजिए। उसके बाद थैंकिंग यू, योर सिंसियरली करना है, अपना नाम लिखना है, कोर्स और ईयर लिखना है यहाँ पर आपको या इसके नीचे, और एनरोलमेंट नंबर या स्टूडेंट आईडी अगर है तो आपको लिख देनी है। तो ऐसा आपका लेटर भी कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्मेट बता चुका हूँ। और जैसे कि अब ये वाला था, ठीक है, ये तो फॉर्मेट था, इसको मैंने फिल्ड भी कर दिया है, ऊपर और नीचे वाला सेक्शन छोड़ दिया है,
जो बीच का मेन एरिया है, जो बीच का मेन मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पैरा है, उसको फिल भी कर दिया, आप देख सकते हो, ठीक है। बस ये आप मैंने जगह छोड़ दी है, जो कुछ सेकंड, चलो इसको भी लिख ही देते हैं कि मान लो थर्ड ईयर के आप स्टूडेंट हो, क्या थर्ड ईयर, आप देख लो पूरा लेटर कंप्लीट हो गया। जो पीछे मैंने आपको बताया है उसी के बेसिस पर मैंने ये पूरा फिल करा है। ये सब पढ़ लो, ठीक है, वीडियो रोक के। अब आगे चलो, राइट एन एसे ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, ऐसे भी आता है आपके एग्जाम के अंदर। तो ऐसे लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप क्या डालोगे, टाइटल डालोगे। ठीक है, किस, क्या टाइटल है, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट पे आपको बोला है ऐसे लिखने के लिए, सबसे पहले आप क्या डालोगे, तो आप हेडिंग डालोगे या टाइटल डालोगे, तो मैंने लिख दिया वुमेन एम्पावरमेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे जो है आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका जो ये ऐसे है, अब पैराग्राफ और ऐसे में बेसिक डिफरेंस क्या होता है देख लो। पैराग्राफ काफ़ी छोटा होता है, वो टॉपिक पर स्ट्रिक्ट रहता है और काफ़ी लिमिटेड एक्सप्लेन करता है, ताकि उस पैराग्राफ के पॉइंट को सपोर्ट कर सके। लेकिन ऐसे काफ़ी थोड़ा डीपली हो जाता है, ठीक है, थोड़ा पूरा 360 डिग्री का पॉइंट ऑफ व्यू आपको जो है पर्टिकुलर टॉपिक पर देता है और काफ़ी डेप्थ पे देता है। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। तो देखो भाई, सिंपल सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी टॉपिक तो कुछ भी आ सकता है। बाकी आपको ध्यान रखना है कि आप बेसिक, जो आपका एक पैटर्न होता है ऐसे लिखने का, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपका होता है कि भाई इंट्रोडक्शन दे दो, वुमेन एम्पावरमेंट है क्या। उसके बाद आपको वुमेन एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है, मतलब उसके वैल्यू पॉइंट्स आपको बता देने होते हैं, ऐसे करके 2 से 3 पैराग्राफ में। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना होता है, लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना होता है। समझ आ रहा है? चलो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो वुमेन एम्पावरमेंट मतलब क्या होता है कि वुमेन को राइट देना कि वो अपनी चॉइस खुद ले सके। ठीक है, उनका जो मन है वो कर सके, अपनी चॉइस वो खुद ले सके, और अपनी लाइफ को फ्रीडम, कॉन्फिडेंस और इक्वालिटी के साथ वो जी सके। ठीक है, और वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली है क्या, कि उनको पढ़ाई के लिए, काम करने के लिए और उनके ड्रीम्स को बिना किसी डर के और रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध के फुलफिल करने दे, उनको मन है तो वो कर सके, किनको अलाउ करना। और पास के टाइम पे क्या होता था कि भाई वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, आपको पता ही है, आपने हिस्ट्री वगैरह के बुक में पढ़ा है। और उनको जो भाई पढ़ने के लिए या वर्क करने के लिए उनके ओपिनियंस को भाई अलाउ ही नहीं करा जाता था, या वैल्यू ही नहीं करा जाता था। कहते थे कि भाई महिला पढ़ के करेगी क्या, ये आपको ध्यान रखना है। बट आज के टाइम पे थिंग्स जो है चेंज हो रही है, चीज़ें चेंज हो रही है। पीपल समझ चुके हैं, लोग समझ चुके हैं कि वुमेन बहुत स्ट्रांग होती हैं, ठीक है, टैलेंटेड होती है, कैपेबल होती है ऑफ डूइंग एनीथिंग दैट मैन कैन डू, यानी जो एक मैन कर सकता है वुमेन भी कर सकती है। लोगों को समझ आ गया है ये। आगे चले, और एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको वुमेन को एम्पावर करना है। ध्यान रखना, जब गर्ल एक प्रॉपर एजुकेशन ले लेती है तो वो कॉन्फिडेंट बन जाती है, इंडिपेंडेंट बन जाती है, और एजुकेटेड वुमेन जो है वो अपने लिए बेटर डिसीजन ले पाती है। ध्यान रखना है, और अपनी फैमिली के लिए भी। देखो तो ऐसे आपको ऐसे लिखना है, पैराग्राफ में इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं। और दे ऑल्सो हेल्प इन प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी एंड द नेशन। ठीक है भाई, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करे तो अपने समाज को भी सपोर्ट वो कर रही है, और समाज को सपोर्ट कर रही है तो अपने नेशन को भी सपोर्ट करती है, अपनी एजुकेशन से प्रोग्रेस से अपने नेशन की प्रोग्रेस भी करती है। तो वुमेन एम्पावरमेंट भाई ऑल्सो मीन्स गिविंग सेफ्टी। ठीक है, वुमेन को आप सेफ्टी दे रहे हो तो इसका मतलब भी क्या है, वुमेन एम्पावर ही है। और रिस्पेक्ट देना, इक्वल राइट्स देना, सब ये वुमेन एम्पावरमेंट में ही आता है। और वुमेन शुड नॉट फेस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि भाई कोई भेदभाव, वायलेंस या अनफेयर ट्रीटमेंट उनको नहीं फेस कराने देना चाहिए। और उनको भाई इक्वल चांस मिलने चाहिए जॉब्स के अंदर, लीडरशिप के अंदर, एंड ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, जो भी वो करना चाहे। ठीक है, ये नहीं कि आप भाई पे आउट दोनों को अलग अलग कर रहे हो, सेम काम है, सेम मेहनत है, फिर भी तो ये सब चीज़ नहीं होती है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है ये। आगे देखो, व्हेन वुमेन आर एम्पावर्ड द होल सोसाइटी बिकम्स स्ट्रोंगर। अगर वुमेन एम्पावर्ड होती है तो पूरी सोसाइटी क्या होती है भाई, स्ट्रोंगर हो जाती है। और एम्पावर्ड वुमेन रेज एजुकेटेड चिल्ड्रन। जब एम्पावर्ड वुमेन है, ठीक है, एजुकेटेड वुमेन है, तो वो चिल्ड्रन भी एजुकेटेड ही क्या करेगी, रेज करेगी, सपोर्ट करेगी अपनी फैमिलीज को, कंट्रीब्यूट करेगी कंट्रीज के डेवलपमेंट में। और लास्ट में कंक्लूजन आपको लिख देना है कि इन कंक्लूजन वुमेन एम्पावरमेंट इज नेसेसरी फॉर हैप्पी फेयर प्रोग्रेसिव वर्ल्ड, और every girl and woman should get equal opportunities to grow, succeed and live with dignity। समझ आ गया भाई? तो आपको ऐसे ऐसे लिख देना है पूरा। तो यहाँ पर आपकी जो वीडियो फिनिश होती है, जितना भी आपका एक राइटिंग पार्ट आता है, जैसे कि आपको मैंने बता दिया, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो सीवी हो, चाहे प्रोफाइल बनाना हो, ठीक है, आरटीआई हो, सब बता दिया है मैंने। बस आपके में ना थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन आता है,
क्या ग्रामर का क्वेश्चन आता है, जैसे टेंस नहीं, एक्टिव पैसिव वॉइस का आता है। क्या? एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, अगर आपको ये करना है, अगर आपको ये करना है तो मैंने एक वीडियो में बता रखा है इसको अच्छे से, तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, क्या दे दूंगा? वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने अच्छे से समझा रखा है। वो इग्नू की वीडियो है। ठीक है, कोड आपको बता देता हूँ, बैगला 136, इसमें मैंने बता रखा है। अगर आप समझना चाह रहे हो तो ठीक है। बाकी आपका पूरा राइटिंग का पार्ट जो मेजर 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 आपका पार्ट है इस सब्जेक्ट के अंदर, तो आपका राइटिंग वाला पार्ट है जो मैंने करा दिया है पूरा आपको। ठीक है, और आप कर भी लोगे। समझ आ गया? बाकी कुछ पर्सनल क्वेरी तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, ये यूजर नेम आपके सामने है। वीडियो पसंद है तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।